नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास भारतीय इतिहास की। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश हर्षवर्धन का। तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्यभूति वंश की। तो यहाँ पर इसकी जो समय अवधि रही है वो रही है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक है, इसको जो है वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुष्यभूति वर्धन जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन जो थे ये सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो ये आया था व्हेन-त्सोंग। कौन आया था? व्हेन-त्सोंग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला एक क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फाहान जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। बाणभट्ट जो थे किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन-त्सोंग भारत में लगभग कितने साल रहा है? तो ये रहे थे लगभग 14 साल। अगला है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने इनको पराजित किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये किया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे किया था। किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। और ये जो है किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो ये था आपका कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? हर्ष की आत्मकथा को किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो ये करते थे प्रयाग में। कहाँ करते थे? प्रयाग में करते थे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको पहले ही क्लास करवाए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कौन सा शक्तिशाली वंश प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था पुष्यभूति वंश, यानी कि इसी को जो है वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में जो है की थी? तो ये की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है व्हेन-त्सोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये था मथुरा। कौन सा था? मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था, तो ये जो है निवासी थे थानेश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, तो एक किया था कन्नौज में और एक किया था प्रयाग में। कहाँ कहाँ किया था, कन्नौज और प्रयाग में इन्होंने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे, तो ये थे हर्षवर्धन। तीनों की तीनें ये जो हैं तीनों ये नाटक जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो नागानंद हो, चाहे वो रत्नावली हो, चाहे वो प्रियदर्शिका हो, ये तीनों के तीनों नाटक जो हैं हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन ने इनको जो है पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि आज भी भारत में भेंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो इन्होंने जो है सीयू की रचना की थी। अगला है भेंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो ये कहा है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को और किस नाम से जानते हैं, तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये उपाधि दी थी भेंसांग ने। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो ये किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, ये एक अंतिम बौद्ध राजा हुए हैं जिनको जो है संस्कृत का महान विद्वान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी, तो ये दी गई थी हर्षवर्धन के समयकाल में। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो इस समय शीलभद्र जी थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वर्तमान में हरियाणा में। कहाँ पर है, थानेश्वर कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ है, तो ये हुआ था यशोवर्मन का। किसका हुआ था, यशोवर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये होती है ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से होती है, ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था, तो ये किया था 643 ईस्वी में। कब किया था, 643 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था, कन्नौज में किया था। किसका आयोजन, बौद्ध धर्म सभा का। अगला क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था, तो शशांक जो हैं ये बंगाल के शासक थे जो कि हर्ष के समकालीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था, तो भूमि कर जो है ये मुख्य साधन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था, तो ये लिया जाता था 1/6 भाग, यानी कि कुल टोटल जितनी पैदावार होती थी उसका 1/6वां भाग यहाँ पर भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है, तो इनको कहा गया है मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। किसमें, मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की है, तो ये की गई है बाणभट्ट के द्वारा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की है, तो ये की है बाणभट्ट ने। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है बोधगया वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक के द्वारा ही बोधगया वृक्ष को कटवाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था कल्हड़ के द्वारा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए।
जो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ है ये किसकी द्वारा यहाँ पर रचित है, तो ये जो है कल्हड़ के द्वारा रचित है। अगला है कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है, तो राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर्षवर्धन से संबंधित थे, यानी कि वर्धन वंश से। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।